Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our third chapter from democratic politics, that is constitutional design. So students, इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था. फर्स्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट वी विल स्टडी फर्स्टली अबाउट द साउथ अफ्रीका एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पाथ कैसा था. एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं एंड देन उसके बाद हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर साउथ अफ्रीका के केस में वी सॉ दैट कंट्री के अंदर अपार्थाइड सिस्टम फॉलो होता था. दैट इज साउथ अफ्रीका में कलर के बेसिस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एंड ड्यू टू दैट रीज़न द ब्लैक्स एंड द कलर्ड पीपल यूज टू सफ़र. गेटिंग कलर्ड और ब्लैक लोग जो थे उनको बहुत सफ़र करना पड़ता था. उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, उन्हें बहुत सारी जगहों पे एंट्री नहीं मिलती थी, उनकी लाइफ सिक्योर्ड नहीं थी. बट वी सॉ दैट कि कंटिन्यू एफर्ट्स के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो कंटिन्यू एफर्ट्स किए, उन्होंने कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो किया, फाइट जो किया, उसके बाद फाइनली दे वर एबल टू एंड द अपार्थाइड सिस्टम. दे वर एबल टू मेक अ कंट्री जहाँ पर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो. फिर हमने देखा था कि अब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत सिंपल रीज़न की वजह से थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पास्ट. साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम का पास्ट था, दैट इज़ कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था एंड पीपल वेर वरिड कि ये सेम चीज़ फ्यूचर में भी रिपीट हो सकती है. ये फ्यूचर में रिपीट नहीं हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, ट्रस्ट जनरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंट्री कैसे रहेगा, गवर्नमेंट क्या परफॉर्म करेगा, लोगों के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट के पावर्स कितने लिमिटेड होंगे. ये सब किसके थ्रू डिसाइड होता है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है. फाइनली साउथ अफ्रीका जहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम था, जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वो कंट्री एक ऐसी कंट्री इमर्ज होकर आई जहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे जो ब्लैक्स एंड वाइट्स दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे एंड उसके साथ साथ में कंट्री के डेवलपमेंट को भी एनकरेज कर रहे थे. गेटिंग मतलब सिर्फ ट्रस्ट नहीं दे रहे थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन सच अ वे जहाँ पर कंट्री के डेवलपमेंट को, कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी. दिस वाज अबाउट साउथ अफ्रीका. फिर हमने रीज़न पढ़ा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. इसके 4 बेसिक रीजंस थे. सबसे पहला ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, देन उसके बाद था डिसाइड देखने के लिए कि फाइंड आउट कि गवर्नमेंट कितने पावर्स होंगे, गवर्नमेंट कौन से डिसीजंस लेगा, देन उसके बाद सिटीजन के क्या राइट्स होंगे एंड कैसे एक गुड कंट्री हम डेवलप कर सकते हैं. इन 4 बेसिक रीजंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था. ये दिस आर द बेसिक नीड्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंडिया के बारे में. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम था. साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड सिस्टम की वजह से बहुत सफ़र किया था. इन द सिमिलर मैनर कुछ ऐसी सी सिचुएशन इंडिया की भी थी. इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंस के बाद, पहले तो हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उसके पहले डिफरेंट किंग्स के रूल के अंडर थे, बट फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिला. बट वो इंडिपेंडेंस का हैप्पीनेस जो है वो पार्टीशन के पेन के साथ आया था. गेटिंग मतलब जब वी ऑल नो कि जब इंडिया को फ्रीडम मिला था तो फ्रीडम के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ था. पार्टीशन किस बेसिस पर हुआ था? रिलीजन के बेसिस पर. ये पार्टीशन शो करता है दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वेर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर. गेटिंग इंडिपेंडेंस के टाइम जब ये पार्टीशन हुआ तो ये पार्टीशन क्या शो कर रहा था? दैट जो रिलीजन है, रिलीजन के जो लोग हैं, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, दे वर नॉट एबल टू ट्रस्ट ईच अदर. ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी एक सेपरेट कंट्री डिमांड की. ऐसी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में जहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, ऑलरेडी इतने सारे लोग मर चुके थे, ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था. ऐसे टाइम के लिए इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहाँ पर
रिलीजियस बेसिस पर जो मिसट्रस्ट है, जो ट्रस्ट का इश्यूज चल रहा था, वो ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो पाए, हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। गेटिंग। अब एक और डिफ़िकल्टी थी दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस जो है दे वेर कंसिडर्ड एज द सिटीजन, वरना उसके पहले दे वेर दी सब्जेक्ट्स, उनके कोई राइट्स नहीं थे, बट दे वेर दी सिटीजन्स नाउ, तो उनके राइट्स थे, उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने थे, साथ साथ में रिलीजियस ट्रस्ट डालना था, गवर्नमेंट के पावर्स, सिटीज़न के पावर्स, ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी थी, एंड इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था। गेटिंग। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो वर्क है वो 1947 से शुरू नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वर्क उसके पहले से ही शुरू हो चुका था। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी मैं दैट लिखने का रिटर्न वर्क स्टार्ट हो गया था, वैसा नहीं था, बट एक फ्रेम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, क्या पॉइंट्स उसमें इम्पॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ये सब चीज़ों के रिलेटेड पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कशंस हो चुका था। एंड फाइनली इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कमेटी सेट हुई एंड उस कमेटी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो यहाँ पर अभी हम आई थिंक हमने द पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक कंप्लीट किया था, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारा टॉपिक बाकी था। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दैट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, who, when, were the makers of the Indian Constitution. You will find here very brief sketch of some of the leader played an important role in the making of Constitution. यहाँ पर हम इस टॉपिक में क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी कि किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हु वर द इम्पॉर्टेंट लीडर्स, कौन इंचार्ज था कमेटी का, उन लोगों ने कौन से पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस दिया था, तो वो सब टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कहाँ पे? ओके। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Election of the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26th November 1949, but it came into effect on 26th January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली अपॉइंट की गई थी, उस असेंबली का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए एक असेंबली अडॉप्ट की गई थी, उस असेंबली का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये असेंबली का इलेक्शन कब हो चुका था इस असेंबली का? इट वॉज डन इन जुलाई 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कब हुआ था? इट वॉज डन इन जुलाई 1946. देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी. ध्यान से सुनते जाओगे. नाउ क्या पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी? दैट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली अपॉइंट की गई थी, उस असेंबली को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये असेंबली को अपॉइंट किया गया था ऑन जुलाई 1946. कब अपॉइंट हुआ था ये कमेटी? जुलाई 1946 में ये कमेटी अपॉइंट हुआ था. एंड इस कमेटी का जो फर्स्ट मीटिंग था, वो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? दिसंबर 1946 में इसका पहला मीटिंग हुआ था. मतलब कमेटी अपॉइंट करने के बाद कमेटी को वर्क दिया गया था टू सी द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द कंट्री, एंड आफ्टर 6 मंथ एक पहली मीटिंग ली थी दैट वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. इसके तुरंत बाद इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया. इसके तुरंत बाद क्या हुआ? दैट इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को सेपरेट किया जाएगा, एंड इसलिए
जो असेंबली थी वो असेंबली भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। समझा क्या बताया है? 1946 जुलाई कमेटी अपॉइंट हुई, दिसंबर 1946 में पहला मीटिंग हुआ। आफ्टर दैट मीटिंग इंडिया और पाकिस्तान दोनों डिवाइड हो गए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गया। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. Indian Constitution Assembly में कितने members थे? There were 299 members. हमारा जो Constitution था वो फाइनली कब रेडी हो चुका था? 26 नवंबर 1949 को फाइनली रेडी हो चुका था, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया। समझा क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी बाय 26 नवंबर 1949। तब तक रेडी हो चुका था, तब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड तब से हम इस डे को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो इंडिया कब फ्री हुआ? इंडिया 26 जनवरी 1950 को ही फ्री हुआ। इसका रीज़न क्या है? दैट दो 1947 में ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक हम ब्रिटिशर्स का ही कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे थे, मतलब उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही हम यूज़ कर रहे थे। एंड फाइनली 26 जनवरी को हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करना स्टार्ट किया, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। नाउ क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि वाई 26 जनवरी, जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बन चुका था। कब बन गया था? 26 नवंबर को ही बन गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने होल्ड पर क्यों रखा? वाई 26 जनवरी? सो इसका आंसर ये है दैट जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज के लिए फाइट किया था, आपने ये 8th में पढ़ा था और आप फिर से ये 10th में भी पढ़ोगे, 10th के हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे। सो आई जस्ट मेक रिकॉल कि जब हमारा पूर्ण स्वराज डिसाइड हुआ था, जब लीडर्स ने डिसाइड किया था कि अब हम लोगों को पार्टिसिपेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। कंप्लीट स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अपना राज, हमें ब्रिटिशर्स का रूल नहीं चाहिए। ये जब हमने डिक्लेयर किया था तो उस टाइम के लीडर्स ने बोला था दैट 26 जनवरी, वो ईयर कौन सा था? दैट ईयर वॉज 1930, 26 जनवरी 1930। इस डे को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के लिए सिलेक्ट किया था। मतलब जब 1929 में मीटिंग्स हुए थे, जब कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया था कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करेंगे, तो उस टाइम पर कांग्रेस लीडर्स ने क्या बोला था? उन्होंने 26 जनवरी का डेट डिसाइड किया था कि ये डेट तक वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। बट वी ऑल नो कि 1930 में हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना था, जब हम ट्रू सेंस में फ्री होने वाले थे, उस टाइम पर 26 जनवरी के डेट को डिसाइड किया गया, बिकॉज दिस वाज द डेट जो हमने प्रीवियसली डिसाइड की थी, जो हमने पहले अपने फ्रीडम के लिए डेट डिसाइड की थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट ये डेट भी एक रिमार्केबल डेट बने। क्योंकि पहली बार जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कौन सी डेट डिसाइड की गई थी इंडिपेंडेंस के लिए? 26 जनवरी 1930 डिसाइड किया गया था। बट वी ऑल नो कि तब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला। लेकिन फिर जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने की बारी आई, तो 2 महीने कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड पर रखा, ताकि हम कब इम्प्लीमेंट करें? 26 जनवरी को। ठीक है, इसीलिए हम 26 जनवरी को एवरी ईयर रिपब्लिक डे के वे में सेलिब्रेट करते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो? तो 50 नहीं और भी ईयर्स हो गए, 70 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं।
तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट क्यों हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी फॉलो करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बन के अराउंड 70 ईयर्स हो चुके हैं। सो वाई आर वी फॉलोइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन? इतना क्या गारंटी है इसके अंदर, इतना क्या ये टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या है? सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा कि वाई वी आर फॉलोइंग द रूल्स रिटन इन द डॉक्यूमेंट 70 ईयर्स अगो। 70 साल पहले लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को हम आज भी क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? विल फाइंड आउट। We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the views of its member alone. It expressed a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not adopted to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution, but no large social group or political party have ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for the constitution. क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें दैट रीज़न क्या है हमारा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी फॉलो कर रहे हैं? इसका पहला रीज़न ये है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पर हमने हर एक सोशल ग्रुप के बारे में सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मतलब रिच, पुअर, द कास्ट, द रिलीजन्स, इन सबको सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना पड़ा। गेटिंग क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके कंसर्न से वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था एंड इसलिए उन्हें काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ा। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पर है, कोई फॉलो नहीं करता। बट अगर हम इंडिया का केस देखें तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था अभी तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बट कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होते हैं? चेंजेस, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। 70 ईयर्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आज के टाइम पे और 70 ईयर्स पहले के टाइम में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तब थी और अब नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अब है पर 70 ईयर्स पहले नहीं थी। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उसको अपडेट करते रहें। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट हुआ है लेकिन रीराइट नहीं हुआ है। जैसा ऊपर हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट भी हुआ है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं हुआ। इट इज़ बीन अपडेटेड, अपडेट किया है ताकि हम लोग जो चेंजिंग टाइम है उस टाइम को मैच कर सके, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट किया है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेवर री रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एकाध रूल पे क्वेश्चन कभी लोगों ने किया है, लेकिन पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया है। गेटिंग समझ में आया क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि पहला रीज़न क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अब भी फॉलो कर रहे हैं? द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर एक एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिलीजन, कास्ट, देन रिच एंड पुअर जो बैकग्राउंड्स है, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के एक आध रूल पर क्वेश्चन किया गया है बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं। सेकेंडली, अपडेट रखने के लिए हमने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन आज के साथ चलता रहे इसलिए हम क्या करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनके अंदर हम अपडेट कंटिन्यूसली करते रहते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन आज पर भी अप्लाई हो सके। सेकेंड रीज़न अभी देखते हैं हम। पहला रीज़न हमने देखा था कि हर एक एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर किसी ने भी कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। The second reason for accepting the constitution is that the constitution represents the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the constituent assembly could
not have been chosen directly by all the people of India. It was it was elected mainly by the member of the existing provincial legislatures that we mentioned above. This ensures a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with Congress. In social terms too, the assembly represented members from different language group, caste, class, religion, and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको? That Constitution Assembly जब अपॉइंट की गई थी उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता था. इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंट हुई तो किसने उसको अपॉइंट किया था? इट वॉज अपॉइंटेड बाय द मेजर लीडर्स ऑफ द असेंबली. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन लीडर्स ने मिलकर असेंबली को अपॉइंट किया था. बट इसका मतलब ये नहीं था कि असेंबली पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बिकॉज वी नो कि कांग्रेस में उस टाइम पर बहुत अलग अलग ग्रुप के लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, हर तरीके के लोग वहाँ पर थे. गेटिंग, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हर ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था. फार्मर्स होने दो, बिजनेसमैन होने दो, रिच होने दो, पुअर होने दो, वर्कर्स होने दो, हिंदू मुस्लिम्स कोई भी हो, हर एक पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. एंड इसलिए बहुत सारे लोग कांग्रेस के मेंबर्स भी थे. एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट हुई थी वो असेंबली सबने मिलकर अपॉइंट की थी. सबने मिलकर मतलब डिफरेंट कास्ट के लोगों ने, डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों ने. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस असेंबली के अंदर इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था. द पीपल ऑफ इंडिया वर रिप्रेजेंटेड. हर एस्पेक्ट से लोग आए थे, हर एरिया से लोग थे. एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक एरिया के, किसी एक लैंग्वेज के पर्सन ने नहीं बनाया था. इस असेंबली के अंदर इंडिया के हर एरिया से, हर पार्ट से मेंबर्स इंक्लूडेड थे. सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ट्रस्ट होना चाहिए. द नेक्स्ट इज finally the member in which the constitution assembly worked gives the scarcity of the constitution. The constituent assembly worked in a systematic, open and the consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then by a drafting committee chaired by B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. Clause by clause, more than 2,000 amendments were considered. The member deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly had been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates proved the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. Lastly, क्या रीज़न दिया हुआ है हमें? That Constitution Assembly के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए, जितने भी लॉज लिखे हुए, उन सब लॉज पर सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल वर्क हुआ है. दैट इज़ असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने हर एक वर्ड पर डिस्कशन किया है. इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. एंड इसमें जितने भी रूल्स लिखे गए हैं उन रूल्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया गया है. वर्ड बाय वर्ड लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया है. वर्ड बाय वर्ड हम लोगों ने डिसाइड किया है कि असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं होगा. अराउंड कुछ
2000 अमेंडमेंट्स हुए थे। 2000 मतलब जो पहला ड्राफ्ट बना था, जो पहला रफ वर्क बना था हम कह सकते हैं, उसमें मोर देन 2000 चेंजेस किए गए हैं। एंड फाइनली फिर उस चेंजेस के बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो डिबेट्स हुए थे, अभी कोई भी लॉ अगर लिखा हुआ है उस लॉ को वर्ड बाय वर्ड पहले एक्सप्लेन किया गया था, फिर अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है एक भी वर्ड को लेकर या एक भी क्लॉज को लेकर, उसके ऊपर फिर डिस्कशन हुआ था। एंड फिर डिस्कशन के बाद में फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हुआ है। एंड दिस आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से वी ट्रस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला रीज़न क्या था? द फर्स्ट रीज़न वॉज कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सोशल ग्रुप को इंक्लूड किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। सेकंड क्या था? दैट कंट्री के हर पार्ट के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है उन पे डिबेट हुई है, डिस्कशंस हुए, चेंजेस किए, एंड फाइनली उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि जितने भी डिबेट्स होते थे उन सबको रिकॉर्ड किया जाता था। रिकॉर्ड करने के बाद उसे प्रिंट किया तो 12 वॉल्यूम के पूरे डिबेट्स बने। एंड वी कैन से दैट कि काफ़ी लंबा डिस्कशन करके ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया है। सो दैट इज़ द रीज़न कि 70 साल के बाद भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम कुछ लीडर्स, कुछ फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।